मित्रों, आज से शुरुआत करते हैं फिर से अपने प्रश्नों की। और आज के जो प्रश्न हैं वो भी अधिगम से जुड़े हुए हैं और संभवतः आप सभी को इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझने का भी प्रयास करना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, एक बालक अपनी दादी के पास है, तभी उसकी माँ को आते देखकर हाथ फैलाने लगता है, यह है। यानी एक दादी के पास बैठा हुआ बच्चा अचानक अपनी माँ को आते हुए देखता है तो हाथ फैलाने लगता है, ये कौन सी क्रिया है? तो पहले नंबर पर स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया का मतलब होता है जो प्राणी के स्वभाव में जन्मजात तरीके से पाई जाती हो। उसके बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया का मतलब होता है किसी परिस्थितियों को देख कर की क्रिया करने वाली स्थिति। और सीखना, सीखने का मतलब अधिगम से है, जो व्यवहार व्यक्ति ने या प्राणी ने वातावरण में रह कर के सीखा है। और चौथा है अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब व्यक्ति का व्यवसाय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन अर्थों से स्पष्ट हो जाता है कि बाकी नहीं होकर के सिर्फ इसका आंसर होगा सीखना, क्योंकि ये सब कुछ बालक वातावरण में रह कर के सीखता है। तो यहाँ माँ को देखते ही हाथ फैलाना उसके लिए सीखना या अधिगम की क्रिया है। दूसरा प्रश्न हमारा, भूखे कुत्ते के सामने कचरे को फेंकते ही वह कुत्ता दौड़कर उसमें मुंह देता है, यह है। स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया, अस्पष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया। तो दोस्तों जो ही कुत्ते के सामने कोई वस्तु फेंकी जाती है, डाली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी क्रिया करता है, इनमें से अपने को देखना है। पहले नंबर पर स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया का मतलब होता है जो प्राणी के स्वभाव में जन्मजात तरीके से पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक का मतलब जो जन्मजात तरीके से नहीं होती फिर भी प्राणी उसको करता है, जिसको अपन अनुबंधित अनुक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। तीसरा अस्पष्ट क्रिया। अस्पष्ट का मतलब जिसका अपने को पता ही नहीं चले कि वो कर क्या रहा है। और विशिष्ट क्रिया मतलब विशेष परिस्थितियों में की जाने वाली क्रिया। लेकिन यहाँ दोस्तों जो कुत्ता व्यवहार कर रहा वो कर रहा स्वाभाविक क्रिया, क्योंकि ये कुत्ते के स्वभाव में जन्मजात है। वो कुछ भी वस्तु देखेगा तो उसको देखकर लार टपकाना, उसको खाने के लिए भागना, किसी व्यक्ति को देखकर भौंकना, ये उसकी स्वाभाविक क्रियाओं में आता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, पिंकी जब पहली बार स्कूल गई तो वहाँ बनी फिसल पट्टी पर चढ़ने लगी और गिर गई। अब वह उसके पास जाने से भी डरती है, यह है। यानी पहली बार जब स्कूल गई तो दौड़कर फिसल पट्टी पर चढ़ी होगी खेलने के लिए, लेकिन पहली बार ही गिर गई। अब वह उसके पास जाने से भी डरती है। तो ये कौन से प्रकार का व्यवहार है उसका? भय, यानी कि उसको उससे भय लगने लग गया। दूसरा स्वाभाविक क्रिया, ये बच्चों की स्वाभाविक क्रिया होती है कि एक बार गिरने के बाद में उसकी तरफ नहीं जाते। दूसरा स्वाभाविक भय, यानी उस बालिका में स्वाभाविक रूप से ऐसा डर पैदा हो गया। और चौथा अनुबंधित प्रतिक्रिया। तो दोस्तों ये पिंकी की अनुबंधित प्रतिक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा डी। यानी कि पिंकी ने एक बार फिसल पट्टी के यहाँ जाने से जब वो गिर गई तो वो उसी दिन से समझ गई, अनुबंधित हो गई कि मुझे इसके पास में नहीं जाना है वरना फिर मैं गिर सकती हूँ। तो इसका राइट आंसर अपने को अनुबंधित प्रतिक्रिया के रूप में देखना है। चौथा हमारा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक पावलोव वास्तविक रूप से थे। मनोवैज्ञानिक पावलोव वास्तविक रूप से क्या थे? शिक्षक थे, चिकित्सक थे, सैनिक थे या शिक्षा शास्त्री थे? तो दोस्तों पावलोव मूलतः रूस के चिकित्सक थे और चिकित्सा के क्षेत्र में ही इन्होंने मूल रूप से अपना प्रयोग भी किया था। लेकिन उस प्रयोग के परिणाम जब आए या इन्होंने उस प्रयोग के आधार पर जो सिद्धांत दिया वो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी हो गया। इसी के साथ में ये मनोविज्ञान के अंदर सक्रिय हो गए और साथ ही साथ इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन ने इनके द्वारा किए गए प्रयोग एवं सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया। तो इसका आंसर है बी। पांचवा हमारा प्रश्न है, जब राधा पहली बार विद्यालय गई तब वह बहुत तेज़ी से सीख रही थी, परंतु अब सीखने की मात्रा बहुत कम होने लगी है। इसको आरेख निरूपण में कहेंगे। यानी राधा पहली बार स्कूल गई तो तेज़ी से सीख रही थी,
और अब धीरे धीरे उसका सीखना कम होता चला जा रहा है। अगर हम इसको आरेख में निरूपण करें, यानी जो अधिगम वक्र के रूप में हम निरूपण करते हैं, तो कौन से प्रकार का अधिगम वक्र बनेगा? पहले नंबर पर सकारात्मक वक्र, दूसरे नंबर पर नकारात्मक वक्र, तीसरे नंबर पर प्रतिक्रिया वक्र और चौथे नंबर पर रेखीय वक्र। दोस्तों यहाँ पर देखिए नकारात्मक वक्र बनेगा, क्योंकि जब भी कोई बालक या व्यक्ति पहले तीव्रता के साथ में सीखता है और बाद में उसके सीखने की गति व मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पर बनने वाला वक्र जो होता है वो नकारात्मक होता है, झुका हुआ होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नकारात्मक वक्र। तो इस यहाँ पर हो जाएगा नकारात्मक वक्र। नेक्स्ट है अनुबंधन का परिणाम है। छठा प्रश्न है दोस्तों, अनुबंधन का परिणाम है, यानी अनुबंधन का क्या परिणाम है? इनमें से जो दिए गए हैं सेंटेंस, उनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो अनुबंधन का परिणाम हो सकता है? पहले नंबर पर रोजाना पान खाना, एक व्यक्ति डेली पान खाता है। दूसरा, कड़कती बिजली से डरना, जब बिजली कड़कती है वर्षा काल में तो अचानक उससे कोई व्यक्ति डर जाता है। इसके बाद में अध्यापक को देखकर बच्चे का डरना, अध्यापक को जो ही देखा उसको देखते ही बच्चा डर गया। और चौथे नंबर पर उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें बहुत माइनर सा अंतर होता है और उस माइनर से अंतर को अपने को देखना होता है। रोज़ाना पान खाना ये एक प्रकार से उस व्यक्ति की आदत को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर कड़कती बिजली से डरना, कड़कती बिजली जब भी दिखेगी ये एक प्रकार की स्वाभाविक क्रिया है, कोई भी व्यक्ति होगा तो डर जाएगा। हम भी अगर जा रहे हैं और अचानक से बिजली कड़कती है या अचानक से कोई आवाज़ होती है तो ये स्वाभाविक क्रिया है, हम भी डर जाएंगे। लेकिन तीसरे नंबर पर इसमें दिया हुआ अध्यापक को देखकर बच्चे का डरना, अध्यापक को देखकर बच्चा जो डर रहा है वो उसकी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वो उसकी अनुबंधित क्रिया है। क्योंकि अध्यापक ने बच्चे को कभी डांटा होगा, दंडित किया होगा, या अध्यापक के नाम को लेकर के जब दूसरे बच्चे बात करते होंगे तो वो डराते होंगे। इसलिए कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुबंधित अनुक्रिया के रूप में है अध्यापक को देखकर बच्चे का डरना, इसलिए यही जो है इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें हो गया सी। सातवां हमारा प्रश्न है, दुल्हन जब पहली बार वापस मायके आई, दुल्हन जब पहली बार यानी ससुराल गई पहली बार, और पहली बार जब ससुराल से मायके आई, अपने माँ बाप के घर पे आई, तो अपने घर से बाहर निकलते समय अचानक सिर पर पल्लू डालने लगी। सिर पे पल्लू डालने का मतलब जैसे पहले मायके रहती थी वो बिना सर पे पल्लू के रहती थी, ससुराल में गई तो वहाँ पर वो साड़ी पहनती है, पल्लू सर पे डाल के ही बाहर निकलती है। तो वो उसकी आदत में आ गया वहाँ पर और डालने लगी, और फिर खुद को हंसी आ गई। यानी जो ही वो अपने मायके में घर से बाहर निकलने लगी तो अचानक उसने पहले तो अपने सर पे पल्लू डाल लिया, और जो ही उसको पता लगा कि मैं तो मायके में हूँ फिर क्यों पल्लू डाल रही हूँ, तो उसको खुद को अपने आप हंसी आ गई। तो ये कैसा व्यवहार है? अनुबंधित सहज क्रिया, अनुबंधित असहज क्रिया, प्रतिबंधित स्वाभाविक क्रिया और स्वाभाविक क्रिया। दोस्तों ये होगी अनुबंधित सहज क्रिया। ससुराल में रहकर के वो इस प्रकार से अनुबंधित हो गई थी कि जब भी घर से बाहर निकलना तो सर पे पल्लू डालना है, तो वही अनुबंधित सहज क्रिया जब उसके स्वभाव में घर कर गई तो मायके आने के बाद भी अचानक से उसने अपने सर पे पल्लू डाल लिया। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है? ये एक परिभाषा दोस्तों जो दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो ने इस तरह की परिभाषा दी थी कि जब भी कोई व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करता है तो वह नया ज्ञान धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाता है, और आदत के कारण व्यक्ति में विचार बदल जाते हैं, अभिवृत्ति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, धारणा बदल जाती है, उसको अधिगम कहते हैं। तो इसका हो गया क्रो एंड क्रो। 9वां प्रश्न आज का हमारा, एक शिक्षक नियमित रूप से 30 बालकों को पढ़ाता है। एक शिक्षक नियमित रूप से 30 बालकों को पढ़ाता है। अचानक उसका स्थानांतरण होने पर 200 बालकों की कक्षा में पढ़ाने जाते ही घबरा गया। यानी पहले एक शिक्षक नियमित रूप से पढ़ा रहा है, जो 30 ही बालक उसके क्लास में होते थे, अचानक उसका ऐसे स्कूल में स्थानांतरण हो गया कि वहाँ पर क्लास में 200 बालक है। अब अचानक 200 बालकों को पढ़ाने के लिए जब क्लास में गया तो घबराने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जो घबराने की वजह है वो क्या है? तो इसमें है सामान्यीकरण, असामान्यीकरण, अनुबंधन, अस्पष्ट भय। तो दोस्तों यहाँ पर है सामान्यीकरण। अधिगम में
अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सिद्धांत पढ़ते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। चार्ल्स जूड एवं साथियों के द्वारा दिया गया। उस सिद्धांत में उनका मानना है कि जब भी कोई प्राणी या व्यक्ति किसी एक क्रिया के साथ सामान्य हो जाता है तो उस क्रिया को वो आसानी से कर सकता है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाए तो फिर वहाँ पर वो उस क्रिया को आसानी से नहीं कर पाता। तो शिक्षक के सामने अचानक परिस्थितियां बदल गई, इसलिए वो घबराने लगा। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है, एक प्रकार से अधिगम के अंतरण का। तो राइट होगा इसमें ए। इसके बाद में 10वां और आज का आखिरी प्रश्न है, पुराने अनुभव से सीखना होता है। पुराने अनुभव से सीखना होता है। जब भी हम पुराने अनुभव के आधार पर कुछ सीखते हैं तो वो किस प्रकार का सीखना है? प्रत्यक्षात्मक सीखना, भावात्मक सीखना, क्रियात्मक सीखना और साहचर्यात्मक सीखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साहचर्यात्मक सीखना। पुराने अनुभवों के आधार पर जब हम नए अनुभवों को जोड़ते हैं या जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीख जाते हैं तो उसे दोस्तों साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। तो ये था आज के प्रश्नों का विशेष रूप से आपके लिए सार। और दोस्तों इसी प्रकार से हम कोशिश करते रहेंगे आगे की भी इसी तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलें और इन प्रश्नों को आप ठीक प्रकार से समझते रहें। दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे हम अधिगम के अंदर आगे बढ़ेंगे या इसके आगे के बिंदुओं में चलेंगे, प्रश्नों का स्तर बहुत ही ज़्यादा गहरा, टफ और यूँ मान के चलिए व्यवहारिक होता चला जाएगा। ये धीरे धीरे आप लोगों को इस बात के लिए मजबूती प्रदान करेगा कि आने वाली परीक्षा में भी जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम कैसे उनको कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि व्यवहारिक प्रश्नों के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है सही उत्तर में और गलत उत्तरों में। इसलिए 1% भी किसी प्रकार का असहजता का भाव, संकोच का भाव या फिर यूँ कहें कि इस तरह का भाव जो आपको कन्फ्यूज़न में ले जाए, पैदा नहीं करना है। उसके परिणाम कभी भी अच्छे होने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बार बार किसी प्रश्न को लेकर के या माइनर से अंतर को लेकर के सोचेंगे तो आपका संभवतः बस का नहीं है कि उसको समझ करके आप उसको अलग या भिन्नता के रूप में देख पाएँ। इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको जो उत्तर बताए जाते हैं व्यवहारिक प्रश्नों में उसी रूप में आपको जानना है। और एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, व्यवहारिक प्रश्न हमेशा परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। सामने वाला क्या सोच करके प्रश्न बना रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, इसलिए वहाँ पर उसी के माइंड को हमें पढ़ना होता है, खुद के दिमाग से जवाब नहीं देना होता है। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।